गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम अपने प्रीलिम्स पोस्टर का आज फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंडिया एनर्जी फोरम। अब ये एक ऐसा फोरम है जहाँ पर ये डिस्कशंस की जाती हैं कि इंडिया का जो एनर्जी का विज़न है, एनर्जी इंडस्ट्री का, एनर्जी सेक्टर का विज़न है वो है क्या, ठीक है, और उसको हम कैसे और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ एनर्जी को इंडिया एनर्जी फोरम को जब प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत सी बातें ऐसे कही गई है, रोड मैप दिया गया एनर्जी इंडस्ट्री का, हमारे एनर्जी सेक्टर का एक्चुअली। तो इसका थीम देख लेना, कई एग्ज़ाम्स में, स्टेट एग्ज़ाम्स में ये थीम भी पूछ सकते हैं कि इंडियाज़ एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया इस बार। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फोर्थ समिट जो है, ये फोरम है। तो इसका थीम भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपको कुछ स्टेट एग्जाम्स के लिए। फॉर यूपीएससी इट इज़ नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो हाइलाइट्स क्या हैं प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के, कि इंडिया के बारे में उन्होंने बताया कि थर्ड लार्जेस्ट हमारी और फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है डोमेस्टिक एविएशन के टर्म्स में। और हमारी जो एनर्जी सेक्टर है इंडिया का, हम क्या विजन लेके जा रहे हैं कि वो ग्रोथ सेंट्रिक हो, इंडस्ट्री के लिए फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंटली भी कॉन्शियस हो। तो ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि ग्रोथ भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो एनर्जी सेक्टर में, और इंडस्ट्री के लिए भी फ्रेंडली हो, उनको मुश्किल ना हो एनर्जी सोर्सेज को एक्वायर करना, और इन्वायरमेंटली भी वो कॉन्शियस हो, कि ये ना हो कि इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी के सोर्सेज हमें नहीं चाहिए, फॉसिल्स जो है उस पर हमारा फोकस ज़्यादा नहीं रहेगा इसलिए, ठीक है। और उन्होंने अचीवमेंट्स बताई हैं कि हमने 36 करोड़ एलईडी बल्ब्स लगाए हैं, और एलईडी बल्ब्स की कॉस्ट हमने ऑलमोस्ट 1/10 कर दी है। बाकी जो ये अच्छी चीज़ें हैं ये सारी हाइलाइट्स में है प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस की। अब इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों क्या चीज़ है, जो कि मैंने डिफरेंट कलर से भी इसलिए इसको मार्क किया हुआ है, वो है एनर्जी मैप इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, ठीक है। अब ये आपको जो 7 पॉइंट्स है ना, उन्होंने 7 पॉइंट एनर्जी प्लान दिया है इंडिया का। तो ये सातों के सातों पॉइंट्स आपके लिए एक रेडीमेड आंसर के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये एनर्जी मैप की जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है उसको आप डायरेक्टली, बिना कोई वर्ड इधर से उधर किए, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इट्ससेल्फ इज़ अ वन स्टॉप शॉप फॉर यू, ठीक है। अब ये 7 प्लान जो है, 7 की ड्राइवर्स क्या हैं हमारे। पहला तो है कि हम ना गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि रिसेंटली भी गैस सेक्टर में, नेचुरल गैस में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं, हमने डिस्कस भी किया था अपने प्रीलिम्स बूस्टर में इसको, ठीक है। और दूसरा है क्लीनर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। पेट्रोलियम और कोल का हम यूज़ तो करेंगे, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी को ऐसा बढ़ाएंगे, ऐसा अपग्रेड करेंगे ताकि क्लीन और ज़्यादा हम उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सकें, उसका वेस्टेज भी कम हो और क्लीन यूज़ होए उसका, ठीक है। हम डोमेस्टिक सोर्सेज पर ज़्यादा रिलायंस करना चाहते हैं, अपना ज़्यादा अपना फोकस डोमेस्टिक सोर्सेज पर रखेंगे ताकि हमारी इंपोर्ट करने के हमारे को ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स तो आपको पता है ना क्या होते हैं, बायोमास। फिर ये जितने हमारी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आपने फ्यूल्स सुने होंगे जितने भी, वो एथेनॉल, ये सब, ये सारे बायोफ्यूल्स होते हैं हमारे। ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम, आपको पता होगा एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है कि जो पावर प्लांट्स होते हैं उनको को फायरिंग कर सकते हैं, जिसमें हम बायोफ्यूल्स को बर्न कर सकते हैं। जो ये हमारी स्टेबल बर्निंग है, अगर उसको हम बर्न करें 5% या 10% कोल के साथ, मतलब कोल 90% और 5% या 10% या फिर उससे ऊपर भी जा सकते हैं, 20% भी जा सकते हैं। तो बायोफ्यूल्स को बर्न करके हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। तो ये सब भी न्यूज़ में चल रहा है आजकल, ठीक है। तो ये भी हमारा एक थर्ड पॉइंट है हमारे एनर्जी मैप का, जो, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। अब रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट अब हमने ना रिवाइज़ कर दिया है। पहले आपने देखा था ना, कि आपको पता होगा कि 2022 तक हमारा टारगेट था 175 गीगावाट्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी का। उसको प्राइम मिनिस्टर ने अब बहुत ही एम्बिशियस बना दिया है, बहुत ज़्यादा रिवाइज़ कर दिया और कहा है कि 450 गीगावाट्स का अब टारगेट है 2030 तक अचीव करना है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको एक फर्दर पॉइंट और दे देता हूँ कि 35 गीगावाट्स जो है वो बाय जून 2020, इस साल के जून तक 35 गीगावाट्स ऑलरेडी इंडिया अचीव कर चुका है, ठीक है। तो अब ये रिन्यूएबल का टारगेट हो गया हमारा। डीकार्बनाइज मोबिलिटी, मतलब जो हमारे फ्यूल है, जो हमारे जो व्हीकल्स में लगता है, उसको भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे हम अपने व्हीकल्स को ना पावर करें, ठीक है। तो एक तरह से ये ई व्हीकल के प्रमोशन की बात हो रही है, ठीक है, ईवी की प्रमोशन की बात हो रही है। बाकी आपने देखा होगा हाइड्रोजन
को एज अ फ्यूल, मतलब आपने देखा होगा ना फ्यूल सेल्स न्यूज़ में चलते हैं, HCNG न्यूज़ में चल रहा है, तो हाइड्रोजन को भी एज अ फ्यूल यूज़ करने की बात हो रही है क्योंकि वो कम कार्बन एमिशंस करेगा। ठीक है, डिजिटल इनोवेशन अक्रॉस ऑल एनर्जी सिस्टम्स, मतलब कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें और मिनिमम रिसोर्सेज लगाने पड़े उसमें हमें। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी मैप है जो आपको एक तरह से वे फॉरवर्ड भी यूज़ हो सकता है आपको किसी एनर्जी के क्वेश्चन में, और शायद हो सकता है आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं वो कि इंडिया का एनर्जी मैप रिसेंटली आउटलाइन किया गया, तो आप वो बताओ क्या है। ठीक है, तो आपको ये 7 पॉइंट्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्ल्ड पोलियो डे। अभी अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है अक्टूबर 24 को, आप याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है कि फ़र्स्ट वैक्सीन दी गई थी उस दिन या फर्स्ट वैक्सीन उस दिन इन्वेंट हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। जो टीम वैक्सीन जो फर्स्ट पोलियो की वैक्सीन थी जिस टीम ने बनाई थी, उनको जिन्होंने हेड किया था जोनस सॉक ने, उनके बर्थडे को कमेमोरेट किया जाता है बाय रोटरी इंटरनेशनल ने इनके बर्थ को कमेमोरेट किया है अक्टूबर 24 को, उसको नाम रख दिया है वर्ल्ड पोलियो डे। ठीक है, अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि 1980 से हमारे जो वाइल्ड पोलियो वायरस जो है, 3 तरह के पोलियो वायरस होते हैं, उसमें से जो सबसे खतरनाक होता है वाइल्ड पोलियो वायरस, वो ऑलमोस्ट 99.9% कम हो चुका है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोलियो होता क्या है। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे ना नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। ये रहता है कहाँ पे है वायरस, फीसिस में, पूप में, आपके जो पूप करते हैं हम, ह्यूमन पूप होता है, उसमें ये वायरस पनपता है। और अगर वो पानी उससे अगर वो पूप जो है वो ओपन है, जैसे अगर हम ओपन डेफिकेशन वगैरह की जो इशू है वो यही यही सब चीज़, ये उससे इशू आते हैं ना, कि अगर ओपन डेफिकेशन कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि कंटेमिनेटेड वाटर जो है, या हमारे को फूड जो है हमारा कंटेमिनेटेड हो सकता है उस फीसिस से, और उससे वो वायरस हमारी बॉडी में आ सकता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि कुछ लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे, या फिर माइल्ड से सिम्टम्स होंगे, नोजिया, हेडेक, नेसल कंजेशन, सोर थ्रोट, ये वही सब जो बेसिकली हमारे वायरल सिम्टम्स होते हैं वो होंगे। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि पोलियो इन्फेक्शन जो है वो परमानेंट लॉस ऑफ मसल एंड फंक्शन कर देती है, पैरालिसिस कर देती है। आपने देखा होगा ना कि जनरली हमारे पैरों में हो जाता है पोलियो वायरस, जब होता है तो पैर हमारे ख़राब हो जाते हैं, मसल्स ख़राब हो जाते हैं। बट अब आप ये याद रखो कि सिर्फ पैरों के मसल्स ख़राब नहीं होते, वो कोई भी मसल को अटैक कर सकता है पोलियो वायरस। तो अब ये आप इमेजिन करो कि अगर उन्होंने हमारे जो ब्रीदिंग के मसल्स को है, जो हमारे लंग्स में मसल्स है, उनको अगर अटैक कर दिया, उसको पैरालाइज कर दिया, तो हमारी डेथ हो जाएगी क्योंकि हम फिर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर वो पोलियो की जो इन्फेक्शन है हमारे ब्रेन में हो गई, ब्रेन के किसी मसल को उन्होंने, ब्रेन इज इटसेल्फ अ मसल ना, तो ब्रेन को भी अगर उसने पोलियो वायरस ने अटैक कर दिया और उसको पैरालाइज कर दिया, तो भी हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, अब ये वायरस जो है वो रहता हमारी जब बॉडी में आ जाता है तो वो इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, जैसे कि कोरोना वायरस हमारे लंग्स में रहता है, वैसे ये पोलियो वायरस हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, और वहाँ से ये मूव हो जाता है नर्वस सिस्टम में और पैरालिसिस को कॉज करता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 तरह के होते हैं पोलियो वायरस, नंबर 1 2 3। अब अगर किसी कंट्री को पोलियो वायरस फ्री डिक्लेयर होना है तो उसको तीनों फॉर्म्स ऑफ ये पोलियो वायरस से छुटकारा पाना होगा। ठीक है, अब क्या ये हमारे वर्ल्ड वाइड ये पोलियो वायरस ख़त्म हो चुका है? नहीं, क्योंकि अभी 2019 में ही अब आप देखो, फिलीपींस, मलेशिया, घाना, म्यांमार, चाइना, कैमरून, इंडोनेशिया और ईरान में कुछ ऐसे केसेस आए पोलियो आउटब्रेक्स के। अब आप ये देखो कि इसकी ज्योग्राफी ऐसी कुछ लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ अफ्रीका में हो रहा है या लैटिन अमेरिका में हो रहा है या फिर साउथ एशिया में हो रहा है, ये बहुत वास्ट ज्योग्राफी है। ये फिलीपींस अब आप देख लो ईस्ट एशिया में जाके है, फिर ये मलेशिया भी साउथ ईस्ट एशिया में है, घाना अफ्रीका में, म्यांमार हमारे साउथ एशिया में, चाइना जो है, ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहा है। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई पैकेट नहीं है पूरे वर्ल्ड में कि एक अफ्रीका में कोई पैकेट ऑफ कंट्रीज़ में हो रहा है। ये बहुत डाइवर्स जगह पर आउटब्रेक्स दिखे हैं इसके। अभी आउटब्रेक्स कैसे हो रहे हैं, जनरली क्या होता है जब आप कोई भी वैक्सीन देते हो तो उसमें एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस रहता है ना, तो लेकिन अगर वो वायरस किसी तरह से देखो, जैसे इन्होंने इसमें एग्जांपल दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि अगर ओरल वैक्सीन जो हमने दी है, अगर वो किसी तरह से बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है और वो सर्कुलेट होती है, समझ लो फीसिस के थ्रू या फिर वो पानी के थ्रू अगर सर्कुलेट हो जाती है, तो वो म्यूटेट हो सकता है वायरस, क्योंकि वो भी एक तरह से वायरस ही है वो वैक्सीन में, चाहे वो इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन वो एक्टिव हो सकता है और वो म्यूटेट होकर फैल सकता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में, और उससे क्या होगा
कि वो इन्फेक्शंस रिवाइव हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से कई जगहों पर, जैसे इन कंट्रीज़ में कई जगहों पर ये वैक्सीन डिराइव्ड जो पोलियो वायरस है वो आउटब्रेक्स हो जाती हैं कई बार, ठीक है। अब सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, ये यूएस का है ना, तो इन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है वो 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जहाँ पर वाइल्ड पोलियो वायरस जो अभी भी रह गया है, जो वाइल्ड जो खतरनाक फॉर्म का पोलियो वायरस है वो अभी भी यहाँ पर इन 2 कंट्रीज़ में रहता है, ठीक है। अब इंडिया का क्या स्टेटस है कि थैंक गॉड इंडिया में ये पोलियो वायरस ख़त्म हो चुका है। लास्ट केस आया था 2011 में, ठीक है। उसके बाद 3 साल लगते हैं पोलियो फ्री डिक्लेयर होने में, तो जनवरी 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अब ये ओआहाका, ये एक्स लिखा है बट इसका ये जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओआहाका है। तो ये न्यूज़ में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी अपनी मन की बात एड्रेस जो रेडियो प्रोग्राम में उन्होंने इसके बारे में एग्जांपल दिया कि खादी जो है वो इंटरनेशनलाइज हो चुका है। और एक मैक्सिको में रीजन है ऐसा ओआहाका नाम का जहाँ पर एक इंडिविजुअल जो इंडिया से गए खादी के बारे में इंस्पायर होके, वो महात्मा गांधी जी से इंस्पायर हुए थे और वो वहाँ पर जाके जब इंडिया से सीखा उन्होंने कि खादी कैसे बनाई जाती है, कैसे उसको स्पिन किया जाता है, तो उन्होंने जाकर अपने कंट्री में ये एक तरह से बिज़नेस शुरू किया। और ये फार्म टू गारमेंट, मतलब सीधा प्रॉपर नीचे से लेकर फार्म से लेकर गारमेंट बनाने तक का पूरा बिजनेस एक तरह से 400 फैमिलीज इस रीजन में चलाती हैं, ठीक है। तो ये रीजन इसलिए न्यूज़ में चल रहा है। आपसे पूछ सकते हैं कि ये ओआहाका न्यूज़ में था तो ये क्या है, मतलब ऐसा कुछ पूछ सकते हैं आपसे एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बोला तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्या कह रहे हैं प्रोजेक्ट में कि ये कॉटन, अब आपको पता होना चाहिए कि जो खादी है वो सिर्फ एक फाइबर है, ठीक है। वो उसका जो क्लॉथ बनेगा वो कॉटन का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, या फिर वूल का भी हो सकता है, ठीक है। तो वो फाइबर है, जब उसको स्पिन करके क्लॉथ बनता है तो वो जनरली सबसे फेमस जो है वो कॉटन वाली खादी का जो क्लॉथ होता है, ठीक है। तो ये कॉटन वाला ही क्लॉथ जो है वो ओआहाका कोस्ट जो है मैक्सिको में, वहाँ पर बनाया जाता है। और ये केमिकल फ्री क्लोथिंग है, लोकली हार्वेस्टेड प्लांट बेस्ड डाइज इसमें यूज़ की जाती हैं। तो ये हमारे लिए जो मोदी जी ने इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया था अपने मन की बात एड्रेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसको हमने पहले डिस्कस तो कर लिया है, 17 और 18 अक्टूबर के आसपास हमने इसको प्रीलिम्स बूस्टर में डिस्कस किया था, क्योंकि इंडिया का इसमें रैंक बहुत पुअर आया था, 94 रैंक आया था हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडिया में एक तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट का कि हम अपने हंगर जो है उसको अपने लोगों को खिला नहीं पा रहे हैं, हम अपने उनके न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ में बार बार आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा एक आउटलाइन देख लेते हैं। वैसे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ जो आपको यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट लगेंगी, ठीक है। पहले तो कि कौन इसको पब्लिश करता है इस रिपोर्ट को, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ, ये एनजीओज़ हैं कुछ, ये इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। और इस रिपोर्ट में 4 पैरामीटर्स देखते हैं वो, कि उसके आधार पर वो कंट्रीज़ की रैंकिंग निकालते हैं, ठीक है। पहला है अंडर नरिशमेंट, पहला जो पैरामीटर होता है वो अंडर नरिशमेंट होता है। दूसरा होता है मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तीसरा होता है वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, और चौथा होता है चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। लेवल ऑफ अंडर नरिशमेंट तो आपको पता ही है क्या होगा, कि इनसफिशेंट कैलोरी इनटेक है, लोगों को में खाना ही ठीक से नहीं मिल रहा, उनकी कैलोरी इनटेक ही ज़्यादा नहीं है। तो अब इसका जो डेटा है कि कैलोरी इनटेक कम है या ज़्यादा है, उसका वो कहाँ से डेटा उठाते हैं, ये जो एनजीओज़ हैं वो उठाते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका डेटा यूज़ करते हैं अंडर नरिशमेंट की पैरामीटर्स को में डेटा डालने के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कि मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कितनी ज़्यादा मृत्यु हो रही है हंगर की वजह से, वो भी एक डेटा लिया जाता है। और तीसरा मतलब जो हमारा पैरामीटर है वो है चाइल्ड वेस्टिंग। अब चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, कि लो वेट फॉर देयर हाइट, की हाइट के हिसाब से बच्चे का वेट कम रह गया है, तो
वो होता है, उसको हम कहते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। अब चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग अब इसको आपको याद रखना हो तो आप ऐसे याद रखो कि स्टंटिंग मतलब छोटा रह गया, ठीक है। अब शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव लो हाइट फॉर देयर एज, मतलब एज के हिसाब से उनकी हाइट कम रह गई है। और ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? वेस्टिंग क्यों हो रही है, स्टंटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो रहा है कि उनको न्यूट्रिशन नहीं अच्छा मिल रहा है, वो भूखे रह जाते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अब जो अंडर नरिशमेंट का डेटा है ना, वो तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके डेटा के मुताबिक वो डेटा प्रिपेयर किया जाता है। और बाकी जो 3 पैरामीटर्स हैं उसके लिए डेटा ये जो हमारी ये एनजीओज़ हैं वो इस रिपोर्ट को बनाते हुए वो कहाँ से लेते हैं डेटा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस, इन तीनों का डेटा यूज़ करते हैं इस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब ये तीनों भी जो हमारी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका भी कोई सेपरेट ऐसा नहीं है कि वो सेपरेट सर्वे करके आप डेटा जनरेट करते हैं। वो क्या करते हैं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नेशनल डेटा, जो कंट्री के जो नेशनल डेटा होते हैं उसी को ही वो केटर करते हैं। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में ये डेटा कहाँ से जनरेट हो रहा है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस से, ठीक है। तो इसलिए जो नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे होता है वो एनुअल तो होगा नहीं, क्योंकि उसको में टाइम लगता है ये डेटा इकट्ठा करने में। तो इसलिए हमेशा टाइम लैग रह जाता है। हमारी जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की भी जो रिपोर्ट आई है, अब वो जो 2020 की रिपोर्ट है वो 2015 से 2019 के डेटा के ऊपर ये रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो ये इसलिए अब थोड़ा शायद हो सकता है कि 2020 में कुछ इम्प्रूवमेंट आई हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी और उससे पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। पोषण अभियान हमारा लॉन्च किया गया है जो हमारे गवर्नमेंट ने, तो हो सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आई हो, लेकिन ये डेटा जो है वो पुराना है। तो उसी के बेसिस पे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो हमारे को पुअर रैंक दिखा रही है, ठीक है। बाकी इसमें परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया क्या रही है ये आपको बेसिकली देखना पड़ेगा। ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी समझा दिया है। अब इंडिया जो है सबसे, बाकी चीज़ों में तो उनकी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ में आ रही है? चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग के पैरामीटर्स में। इसी वजह से इंडिया की रैंकिंग ख़राब हुई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंडिया को चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और कॉजेज़ क्या हैं इन सब चीज़ों के? चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग क्यों हाई है इंडिया में? क्योंकि पुअर स्टेट ऑफ मैटरनल हेल्थ, जो हमारे जो माँ होती हैं उन्हीं की हेल्थ अच्छी नहीं है, तो फिर जो उनके बच्चे हैं वो खुद ही अंडर नरिश्ड, वो माँ ही क्योंकि अंडर नरिश्ड है तो बच्चे भी अंडर नरिश्ड रह जाते हैं। सैनिटेशन की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरिया हो जाता है, उससे चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि ओपन डेफिकेशन हमारी हो रही थी, ऑलमोस्ट 40% जो हाउस होल्ड्स है वो ओपन डेफिकेशन कर रहे थे जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा था। वो बात अलग है कि अभी रिसेंटली हमने ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरह से यूनिवर्सली हमारे इंडिया ने ओपन डेफिकेशन जो है उसको एलिमिनेट कर दिया है ऑलमोस्ट। तो अब अगर डेटा जो इकट्ठा होगा, जो नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट होगी, हो सकता है कि उसमें हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट कुछ देखने को मिले, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नॉट टू इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट आप देख सकते हो कि इंडियन स्टेट्स ने कैसे परफॉर्म किया है इसमें, तो ये थोड़ा सा डिटेल में है। तो ये आप अपने पीडीएफ में से पढ़ लेना। इट्स नॉट समथिंग दैट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू। बाकी आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करके इससे पढ़ लेना, इस पे एमसीक्यूज भी कर लेना और एडिटोरियल्स भी पढ़ लेना, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। सो वील मीट नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।